हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है फिजिक्स का, उसके फर्स्ट चैप्टर का 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। इसके पहले लेक्चर में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। और आज हम आपको उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल बताया ही नहीं था, उसमें हमने न्यूमेरिकल को साझा नहीं किया था। और आज के इस वीडियो में हम किसी भी अदर क्वेश्चन को साझा नहीं करेंगे, केवल पे केवल न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको हम 5 ऐसे न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको हम आशा दिलाते हैं कि जो मैंने पिछले 10 क्वेश्चन बताए हैं और अब जो 5 क्वेश्चन और बताने वाले हैं, इन 15 क्वेश्चन के अलावा और कोई बाहरी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को नहीं मिलेगा, ये आपसे हम वादा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो का और आपको बताते हैं, ठीक। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक। क्या बोल रहा है कि यदि किसी बॉडी के मोमेंटम को 10% बढ़ा दिया जाए, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाई, तब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कितना परसेंट बढ़ जाएगी, यही हमको बताना है क्वेश्चन। अब जिन लोगों को तुक्का मारना है, जिनको तुक्का मारना है उनके लिए भी मैंने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था क्या है कि तुक्का मारने वालों के लिए मैंने ऑप्शन पर टिक कर दिया है। अगर आप तुक्का मारते हो तो आप तुरंत के तुरंत वीडियो को स्किप करते चले जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। और जिसको सोल्यूशन चाहिए कि आखिर 21% आया कहाँ से, वो वीडियो पर कंटिन्यू रहें, उनके लिए वीडियो आगे भी है। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोमेंटम जो है बॉडी की 10% बढ़ा दी गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी। तो चलिए मान लेते हैं कि बॉडी की प्रारंभिक मोमेंटम, मतलब उसकी मोमेंटम कितना है, P1 है। मान लेते हैं शुरुआत में उसके मोमेंटम P1 है। कितना है? P1 है शुरुआत में। और जब 10% बढ़ा दिया गया तो उसका मोमेंटम P2 हो गया, ठीक। अगर P1 इक्वल टू P हो, अगर P1 इक्वल टू P हो तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? P प्लस P इंटू 10/100, मतलब P प्लस P का 10%, ठीक हो जाएगा कि नहीं? P2 बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस P/10, या फिर लिख सकते हैं 11/10 P हो जाएगा P2। अब P और K में रिलेशन क्या होता है, मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं P² इक्वल टू 2mk होता है। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, आपको अगर नहीं पता है तो बताना, हम उसको बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक। P² इक्वल टू 2mk होता है, मतलब कि P² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है, यानी कि P1² अपान P2² इक्वल टू हो जाएगा K1 अपान K2। हो जाएगा कि नहीं? अब P1 पता है, P2 पता है, K1 मान लेते हैं कि K था पहले, बाद में K2 हो गया, ठीक। P1 क्या है? P है, माने हैं हम। P2 क्या है? 11/10 P है, ठीक। स्क्वायर स्क्वायर ऐसे लगा रहेगा। इक्वल टू K1 क्या है? K1 मान लेते हैं K है, K2 हमको निकालना है K2 हमको। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर P² होगा, यहाँ पर P² होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 100 अपान 121 इज इक्वल टू K1, मतलब कि K अपान K2। हमको K2 यहीं पर निकालना है, तो K2 इक्वल टू हो जाएगा 121 K अपान 100 हो जाएगा। नहीं? देखो K2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, K2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको इसको परसेंटेज में निकालना है, ऑप्शन हमारा परसेंटेज में दिया गया है, ठीक। तो हमको इसको परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करेंगे K2 इक्वल टू 121 अपान 100 के दिया है, परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, वृद्धि हुई है कि नहीं। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है फार्मूला? प्रतिशत वृद्धि बराबर, आप लोग साधारण ब्याज वगैरह में पढ़े होंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है क्या? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो बढ़ा गुणे 100। अब काइनेटिक एनर्जी में बढ़ा क्या, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, पूरा काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 कर देंगे, ठीक। 100 समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, ये 21K गुणे 100
ओ सॉरी 21 के अपान 100 गुणे 100, यानी 100 से 100 कट गया, 21% आ गया। ऑप्शन में आप लोग देखिए 21% वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को समझिए, नंबर वंबर से ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्या है, इस चीज़ों पर ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की धार देखिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है अ स्टिक 1 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ मास 400 ग्राम इज पाइवोटेड। ये क्या लिखा हुआ है, पाइवोटेड है भाई, पाइवोटेड एट वन एंड। पाइवोटेड एट वन एंड का मतलब एक बिंदु पर, जैसे मतलब कि पेन होता है, इसको एक बिंदु पर यहीं पर धंसा दें, पेन को एक बिंदु पर मतलब इसके एक सिरे को धंसा दें, एक सिरे से फ्री रहे, इसको पाइवोटेड बोलते हैं, पाइवोटेड एट वन एंड एंड डिस्प्लेस्ड थ्रू एट एंगल ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस जो भी हो, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज। मतलब क्या बोल रहा है कि एक, मतलब मान लेते हैं कि यही है, ये जो है 400 ग्राम वजन है इसका और 1 मीटर लंबा है, एक सिरे को फिक्स कर दिए और इसको 60 डिग्री तक घुमाया गया। अब बोला जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, इसको 60 डिग्री तक घुमाया गया, अब बोला जाएगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, यही हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारा क्या, स्टिक है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग है, इसको 60 डिग्री तक घुमाया गया, 60 डिग्री तक घुमाया गया। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि स्टिक जो है इसकी लंबाई पूरे में भरी हुई है, इसका मास जो है वो पूरा संपूर्ण रूप से वितरित है, तो हम सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं इसका यहाँ पर है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए पूरी लंबाई h है, ओ पूरी लंबाई 1 मीटर है, तो बीच की लंबाई ये इतनी कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 होगा कि नहीं, 0.5 बिल्कुल होगा। अब देखिए ये 0.5 है, ये एंगल 60 डिग्री है, देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। देखिए ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 0.5 है, ये 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 cos 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। मतलब बिल्कुल शॉर्ट तरीके में समझा रहे हैं आपको, ये इसको एच मानकर इसको एच मानेंगे तो ये एच cos थीटा हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर सीधा 0.5 cos थीटा लिख दिया है, हो जाएगा नहीं, इसका ये वाला घटक 0.5 cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में अंतर कितना है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा जब, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी घटा देंगे तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा पी इज इक्वल टू आ गया। ठीक, अब फाइनल क्या होगा, देखिए फाइनल यहाँ पर क्या होगा, ये कितनी ऊंचाई पर है, फाइनल में कितनी ऊंचाई पर है, इससे कितनी ऊंचाई पर है, एम जी एच कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी एच कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई ऊपर से कितनी है, ये ऊंचाई कितनी है, सेंटर ऑफ मास की केवल ली जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी उसकी नहीं ली जाएगी, इसकी उसकी केवल सेंटर ऑफ मास की ली जाएगी, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास को ही मानते हैं। ठीक, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 0.5 cos थीटा, एम जी तो होता ही है, सॉरी पी एफ इज इक्वल टू, देखिए फिगर तो देखना जरूरी है। ठीक, हाँ पी एफ इक्वल टू कितना है, एम जी एच होता है, एम लिखते हैं, जी लिखते हैं, एच कितना है, एच हमको यहाँ पर ये लिया जाएगा, यानी 0.5 cos 60 डिग्री ली जाएगी। ठीक, पी आई क्या होगा, पी आई क्या होगा, एम जी एच हो जाएगा, टोटल केवल एम जी एच हो जाएगा। ठीक, एम जी पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम घटा देते हैं, पी एफ में से पी आई घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉमन हो जाएगा, 0.5 cos 60 माइनस एच है, यहाँ पर एच का मान 0.5 है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एम जी 0.5 कॉमन है, cos 60
-1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। यम जी 0.5 cos 60 की वैल्यू 1.2 -1 ये होता है। 1.2 -1 होता है कि नहीं, होता है ना, 1.2 -1। अब क्या हो जाएगा, यम जी ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये 1/2 हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब यम की वैल्यू रख दीजिए, कितना है, 400 ग्राम है या फिर 0.4 किलोग्राम है। लिख देंगे 0.4 गुणे जी की वैल्यू 10 है गुणे 1/2 हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, 10 भी कैंसिल, जब इससे गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल। कितना आ गया, 1 आ गया। कितना, 1 जूल आ गया। कितना आ गया, 1 जूल। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, 1 जूल, 1 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, खत्म क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन पढ़िए। अ चेन हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विथ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। इसका कहने का मतलब है एक चैन जो है एक टेबल पर रखा हुआ है। ठीक, टेबल पर एक रखा हुआ है एक चैन, मान लेते हैं ये चैन है, ये इसको हम अलग पेन से बनाते हैं, ये क्या है, चैन है। क्या बोल रहा है, हैंगिंग 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब इसकी लेंथ का 1/3 भाग नीचे लटक रहा है। ये मान लेते हैं 2 भाग हुआ तो 1 भाग इसका नीचे की तरफ लटक रहा है। ये बोल रहा है कि इफ द चैन हैज लेंथ यल, इसकी पूरी लंबाई यल थी, और मास यम था, तो बोल रहा है द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट्स बैक ऑन द टेबल। बैक की स्पेलिंग भैया के होती है, बैक ऑन द टेबल, मतलब इसको वापस टेबल पर पूरा खींच लेने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो कार्य बराबर होता है डेल्टा यू, कार्य बराबर डेल्टा यू, मतलब कि U1 माइनस U2 होता है। मतलब कितनी ऊर्जा में इसकी चेंज करेंगे हम, वही कार्य के बराबर होता है कि नहीं, कार्य इक्वल टू डेल्टा यू होता है कि नहीं। ठीक, अब क्या होगा, डेल्टा यू का मतलब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। डेल्टा के अगर गतिज ऊर्जा है तो वहाँ पर डेल्टा के ले लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा है तो हम यू ले लेते हैं। अब देखिए जब ये इसका इसका 1/3 भाग नीचे लटक रहा है, पूरी चैन का 1/3 भाग नीचे लटक रहा है, मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी L/3, हो जाएगी कि नहीं, और इसका मास जो भी वो भी M/3 हो जाएगा, जो कि इतने भाग का मास M/3, लंबाई L/3 हो जाएगी कि नहीं। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा यानी U1 क्या होगा, mgh होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, M/3 है, मास M/3 है, g रहेगा, L क्या है, L/3 है, h जो है L/3 है, L/3 हो जाएगा, यानी कि mg L/9 हो गया। U1 सॉरी आपको दिख नहीं रहा, mg L/9 हो गया। ठीक, U1 हुआ। अब U2 जब इसको पूरा खींच लेंगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा थोड़ी ना रह जाएगी, M भी जीरो, L जो है उसका 0 हो जाएगा, तो पूरी की पूरी ऊर्जा उसकी 0 हो जाएगी, यानी कि mg L/9 यही आपका आंसर हो जाएगा, mg L/9, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, when the kinetic energy of a body is increased by 300%, the momentum of the body is increased by। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ये देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर पहला लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, सेम उसी का अपोजिट क्वेश्चन है। उसमें मतलब मोमेंटम को इंक्रीज करके काइनेटिक एनर्जी पूछा था, और इसमें काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके मोमेंटम पूछा है। ठीक, चलिए इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। रिलेशन आपने देखा था इससे पहले में, क्या होता है, P² = 2m होता है ना, P² = 2m, यानी कि P1² P2² = K1/K2। ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले क्वेश्चन में आपने इसको देखा था। अब देखिए यहाँ पर P1 और P2 हमको निकालना है, और K1 और K2 हमको दिया गया है। क्या बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाई 300%, मतलब पहले अगर K था
तो इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा, k प्लस k गुणे 300/100 हो जाएगा कि नहीं। इससे कैंसिल, यानी कि 3k 4k हो गया। अगर ऊपर वाला k है तो नीचे वाला 4k हो जाएगा। कहने का मतलब तो यही है ना, k से k कैंसिल 1/4 हो जाएगा, यानी P1/P2 क्या हो जाएगा, P1/P2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर हो जाएगा, इसे इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। P1/P2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब P2 हमको निकालना है तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 2P1। देखिए P2 इक्वल टू 2P1, P2 इक्वल टू 2P1, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P1 लिख सकते हैं कि नहीं, P1 प्लस P1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी, वो सॉरी पहले मोमेंटम P1 था, P1 और जुड़ गया, मतलब इसका 100% जुड़ा। पहले P1 था, बाद में P1 और जुड़ा, मतलब कि इसका 100% जुड़ा, मतलब इसका 100% बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में नहीं आया तो वीडियो को 20 सेकंड स्किप कीजिए और फिर से देखिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लिखा है 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक गोली है, बंदूक की गोली, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, क्षैतिज दिशा में 500 मीटर पर सेकंड की गति से मूव कर रही है, मतलब गति कर रही है। पासेस थ्रू अ ब्लॉक ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी के ब्लॉक को पास करके जा रही है, एक लकड़ी के ब्लॉक को छेद करके, उसमें से छेद करके बाहर निकल गई। इसका कहने का मतलब यही है। इनिशियली एट रेस्ट, मतलब जो कि विरामावस्था में है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है। ठीक, द बुलेट कम्स आउट ऑफ द ब्लॉक विथ अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि बुलेट जो है वो उसमें से छेद करके जब निकली तो उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड थी। देन फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज, क्या बोल रहा है, ब्लॉक का फाइनल स्पीड क्या होगा, ब्लॉक का फाइनल स्पीड क्या होगा। शुरू में तो वो रेस्ट में थी, जब गोली उसमें से छेद करके निकल जाएगी तब ब्लॉक का स्पीड कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए इसको यहां से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक लकड़ी का ब्लॉक है जो कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। बंदूक की गोली आई कितने मीटर पर सेकंड से, ये है मान लेते हैं बुलेट, क्या बुलेट है। ठीक, बंदूक की गोली आई 500 मीटर पर सेकंड की चाल से, इसमें छेद की, ठीक, और फिर निकल गई, वो भी कितने मीटर पर सेकंड से, 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकल गई बाहर। इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है, और इसका जो मास है वो कितना है, 10 ग्राम, यानी कि 0.01 किलोग्राम है। ठीक, चलिए अब इसको, ये कोलिजन वाला चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमसे फाइनल स्पीड ब्लॉक का पूछ रहा है, ब्लॉक का फाइनल स्पीड हमसे पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमको इसमें ना तो दिया गया है इलास्टिक कोलिजन है या फिर इन इलास्टिक कोलिजन, हमको ये सब तो पता नहीं है इसमें। ठीक, लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होगा कि चाहे जो भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक, लेकिन इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है, चाहे जैसा भी कोलिजन हो, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक, यानी कि पी आई इज इक्वल टू पी एफ होता है। ठीक, ये होता है पी आई इज इक्वल टू पी एफ। अब हमको यहाँ पर m1 और m2, m1 m2 u1 और u2 निकालना है। अब यहाँ पर m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 किलोग्राम और u1 इज इक्वल टू हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 kg और u2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, चूंकि ये रेस्ट में है। अब हमको v1 और v2, मतलब देखिए इसका ब्लॉक का हमने u2 लिया है, यानी हमको v2 निकालना है। v2 मतलब कोलिजन के बाद वेलोसिटी हमको निकालनी है। कोलिजन में हमने आपको बताया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका फर्स्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, यानी कि m1 u1 धन m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 धन m2 v2 होता है। ठीक, m1 क्या है, 400 ग्राम, यानी 400 ग्राम यानी कि 0.4 किलोग्राम। ठीक, कितना था
10 ग्राम था भैया, 400 ग्राम नहीं, 10 ग्राम यानी कि 0.01 kg इंटू U1 क्या था 500 मीटर पर सेकंड, 500 लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, प्लस M2 क्या था 1 किलोग्राम और U2 जीरो था तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इक्वल टू M1 V1, M1 क्या था, मतलब गोली का मास तो चेंज होगा नहीं, जब उसमें से छेद करके निकल जाएगी तो मास थोड़ी ना बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी, तो M1 तो 0.01 ही था और U1 जो था V1 जो था वो 200 मीटर पर सेकंड हो गया, 200 मीटर पर सेकंड हो गया, प्लस M2 V2 कितना था 1 किलोग्राम, V2 हमको निकालना है, ठीक, V2 हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 500 से गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, प्लस 0 है इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस V2 हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 5 - 2 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड आ गया। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3 मीटर पर सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। तो हमने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए और 5 न्यूमेरिकल बता दिए और पहले लेक्चर में हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे। तो आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आपको लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाकर हम तुरंत के तुरंत अपलोड कर देंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक।